स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने वाले हैं कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान में भूगोल का 5वां अध्याय जल। इससे पहले हमने 4 अध्याय देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं अपना 5वां अध्याय जल। हमेशा की तरह हम पहले अध्याय को पढ़ेंगे और फिर उसके प्रश्नोत्तर करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम और अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ जाता है वह हम देखेंगे। जलप्रपात क्या होता है? एक ऊंची जगह से या फिर पहाड़ पे से जल गिरता है और एक गड्ढे में जाकर एकत्र हो जाता है, उसे जलप्रपात कहते हैं। सूर्य के ताप के क्या कारण जल वाष्पित हो जाता है? एवापोरेट हो जाता है। वाष्पित मतलब कि एवापोरेट। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों के रूप में ले लेता है। इकट्ठा होकर, संघनित का मतलब होता है इकट्ठा होकर। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे आती है, या फिर तो बर्फ के रूप में, या फिर वर्षा के रूप में, या फिर सहिम की वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे आती है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। जल चक्र क्या कहते हैं वे हम इस चित्र से देखते हैं। जल चक्र क्या होता है? जैसे कि समुद्र या किसी गड्ढे का या समुद्र या फिर नदी का जल वाष्पीकरण सूर्य के कारण वाष्पित हो जाता है, भाप बन जाती है और वह संघन होकर बादलों के रूप में ले लेता है। फिर वे ठंडे होकर वर्षण के रूप में धरती पर वापस आते हैं और दोबारा उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ से वे वाष्पित हुए थे। उसको क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वहीं आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। हिमनद मतलब बर्फ के जो पहाड़ या नदियाँ होती हैं उसे हिमनद कहते हैं। थलशाला क्या होता है? थलशाला देखते हैं। यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। क्रियाकलाप देखते हैं। अपनी थलशाला बनाएं। एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं और पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं और उसके बाद में उसके चारों ओर छोटे पौधे व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़कें और जार को बंद कर दें। पत्तियां एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। जब आप बंद कर देंगे उस जार को तो इसमें से गर्मी से क्या होगा, इसमें जितना भी जल एकत्र है वह वाष्पित होकर ढक्कन पे चिपक जाएगा और उस पे से नीचे गिरेगा बूंदों के रूप में। आप करना चाहें आप घर पे कर सकते हैं। इसके अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग में लिए जाने वाला नमक होता है, जो कि लवणीय जल होता है समुद्र का, उसके बारे में कहा जा रहा है। यह मानचित्र देखते हैं। प्रमुख समुद्र, झीलें एवं नदियां इसमें दी गई हैं। इसमें हम देख सकते हैं यह है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ये भारत है। भारत में प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र और गंगा दिखाई गई हैं। इधर बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है और नीचे हिंद महासागर है। कौन कौन से महासागर होते हैं? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर
पृथ्वी गोल होती है, इसलिए प्रशांत महासागर का भाग यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर और उत्तरी महासागर, आर्कटिक महासागर हो गया ऊपर, और नीचे अंटार्कटिक हो गया। आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है और महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। अब जल का वितरण देखते हैं। जल कहाँ कहाँ पर कितना मौजूद है। हम सभी जानते हैं पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल ने ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जल वह पीने योग्य नहीं है समुद्र का। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? जी नहीं। निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है, देखते हैं। महासागर में कितना जल है? 100% की बात हो रही है, उसमें से 97.3% जल महासागर में है। बर्फ के रूप में 2% है। भूमिगत जल कितना है? 0.68, इतना कम जल है भूमिगत। झीलों का अलवण जल 0.009। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें 0.009। वायुमंडल में 0.0019। नदियों में 0.0001। टोटल कितना हो गया? 100। क्या आप जानते हैं इजराइल के अमृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें पलट सकते हैं, मतलब इसमें चल सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। जो इजराइल में मृत सागर है उसमें 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता है, मतलब कि 1 लीटर में 340 ग्राम नमक। इसलिए वह इतना सघन हो गया है, वह सागर इतना सघन है कि उसमें आप चल भी सकते हैं। इंग्लिश में इसे डेड सी कहते हैं। साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप देखते हैं। 2 लीटर जल लें। मान लें कि यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन से 12 चम्मच जल माप कर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल जो लवणीय जल को दर्शाते हैं, जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यह लवणीय जल नमक युक्त होता है। कटोरे में मिलाकर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इस जल को वितरण के रूप में दर्शाया गया है। आप स्वयं देखें कि आप जल की कितनी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं? संसाधन जो हमारे काम में आने वाली चीज़ें होते हैं उन्हें संसाधन कहते हैं। इस चित्र में कुछ अखबार की कटिंगें हैं जिसमें जो प्रमुख हमारी नदियां हैं और जल कैसे धीरे धीरे लुप्त हो रहा है उसके बारे में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। महासागरीय परिसंचरण। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सा अनुभूति होती है हमें। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवनें, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है, मतलब कि हमारे मन को मोहने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। ताल मतलब कि जहाँ पे जल जैसे तालाब हो गया, जल स्थिर रहता है, और झील ये कैसे जल होते हैं? ये शांत जल रहते हैं, बहते नहीं हैं ये। इसके विपरीत महासागरीय जल कैसा होता है? हमेशा बहता रहता है, गतिमान रहता है, इसलिए उसमें से हमेशा संगीत और शोर निकलता रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे कि तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। क्या आप जानते हैं 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस।
जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। नीचे चित्र में हम प्रशांत महासागर की चित्र देख रहे हैं। क्या आप जानते हैं जब समुद्री सतह पर पवनें बहती हैं तब तरंगे उत्पन्न होती हैं, और जितनी तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। तरंगे क्या होता है देखते हैं। समुद्री तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है, और जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है तो उन्हें तरंगे कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। जैसा कि हमने देखा था, जितनी तेज वायु चलेगी उतनी तरंगे बड़ी होती जाएंगी। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार मतलब ज्वालामुखी प्रकट होना, या जल के नीचे भूसंकलन मतलब कि समुद्र के नीचे भूकंप आना या फिर भूसंकलन जमीन खिसकना के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है, मतलब कि एक जगह से दूसरे स्थान पर जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। सुनामी क्या होता है देखते हैं। क्या आप जानते हैं सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। पोताश्रय मतलब कि जो तट होते हैं उन्हें पोताश्रय कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। यह तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक भी की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था, और सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। इतना विशाल तूफान आया था कि इंदिरा द्वीप पॉइंट भी डूब गया था। सुनामी, पृथ्वी का तांडव देखते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। यह तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर मापने पर 9 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल के आकस्मिक गति उत्पन्न हो गई थी। इस कारण यह भूकंप आया और महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दशा में झुक गया, और इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। परिणाम स्वरूप दक्षिणी एवं पश्चिमी पूर्वी एशिया के समुद्री तट से जल हटने लगा और भारतीय प्लेट के बर्मा प्लेट के नीचे चले जाने के पर जल वापस समुद्री तट पर लौट आया। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आई थी, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। इतनी तेज थी जितने ऊपर आकाश में वायुयान चलते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। वह भारतीय सीमा का दूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान द्वीप समूह में था वह पूरी तरह डूब गया था। जब सुमात्रा के भूकंप का अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी तब तरंगों की लंबाई कम हो गई, जल की गहराई भी कम होने लगी थी। साथ साथ इसकी गति 700 से 900 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक कम हो गई। समुद्री तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक गहराई तक आई, जिसके फलस्वरूप 10,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक लोग अधिक के घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित रहे। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। वह प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती हैं, क्योंकि यहाँ भूकंप की क्रिया बहुत ही कम होती है। ये हम कुछ चित्र दे सकते हैं जो कि तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश के चित्र हैं। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी में दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई 100 वर्षों सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियाँ एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का
प्रथम संकेत ये होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तक ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थान पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे थे, जिसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगें आईं तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। ज्वार भाटा क्या होता है देखते हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल को उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। दिन में कितनी बार? 2 बार महासागर का जल उठता है और नीचे गिरता है, उसे ज्वार भाटा कहते हैं। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। तो पूरा मिला के क्या हुआ? ज्वार भाटा। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल आकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आता है। वह पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों ही एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार भाटे आते हैं। इस ज्वार को बृहत ज्वार कहते हैं, जो सबसे बड़ा होता है इसलिए बृहत ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो पृथ्वी एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है और यह जल स्तर के तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। यह जहाज़ों को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होता है और उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करता है। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ लेते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। चित्र 5 में हम लघु ज्वार भाटा व बृहत ज्वार भाटा की हम चित्रण देख रहे हैं। ये लघु ज्वार भाटा है जब चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर होता है और सूर्य पृथ्वी के दाएं ओर होती है तो लघु ज्वार भाटा आता है। और बृहत ज्वार भाटा कब आता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है या फिर तीनों एक सीध में होते हैं, चंद्रमा या फिर तो बाएं आएगा या फिर दाएं, दोनों तरफ ही कैसा बृहत ज्वार भाटा आता है। आगे देखते हैं महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम धाराएं गर्म जल धाराएं होती हैं। लैब्राडोर कैसी होती हैं? शीत जल धाराएं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है और गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। मतलब कि सर्वाधिक वहाँ पे मछलियाँ पाई जाती हैं, मछुआरों के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करती हैं। जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हो सकते हैं। चित्र 5.6 में हम महासागरीय धाराएं देख रहे हैं। कौन कौन सी धाराएं हैं? जैसे हम भारत के नीचे देखते हैं तो दक्षिणी विश्वव्यापी धाराएं, पश्चिमी वायु प्रवाह केंद्र की धाराएं, गल्फ स्ट्रीम धाराएं, बहुत सारी धाराएं हैं। जहां गर्म व ठंडी जल धाराएं मिलती है वहां कोहरे वाला मौसम बना रहता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, वर्षण क्या है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है और ठंडा होने पर जल वाष्प बादल के रूप ले लेते हैं और फिर वे वर्षा के रूप में धरती पर गिरती हैं, जिसे वर्षण कहते हैं। दूसरा, जल चक्र क्या है? जिस चक्र में पानी लगातार अपने स्वरूप को बदलता है, महासागर, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता है, इसे जल चक्र कहते हैं। लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? कौन कौन से कारक हैं देखते हैं। पहला, सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल से, तेज हवाओं के कारण,
भूकंप के कारण, ज्वालामुखी उद्गार के कारण व जल के नीचे भूसंकलन या फिर भूकंप के कारण। अगला प्रश्न है, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे देखते हैं। पहला, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति। दूसरा, हवाओं की गति। और तीसरा, पृथ्वी का घूर्णन गति। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा क्या है और ये कैसे उत्पन्न होते हैं? दिन में 2 बार महासागरीय जल का नियम से उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महासागरों का जल आकर्षित होता है, जिससे पृथ्वी पर ज्वार भाटे उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, महासागरीय धाराएं क्या हैं? महासागरीय धाराएं जो नियमित रूप से महासागरीय सतह पर बहने वाली जल धाराएं होती हैं, यह गर्म या ठंडी हो सकती हैं। अगला है, कारण बताइए। पहला है, समुद्री जल नमकीन होता है। समुद्री जल नमकीन क्यों होता है वह देखते हैं। उत्तर है, महासागरों में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग में किए जाने वाला नमक होता है। समुद्र के जल में लवणता की मात्रा अधिक होती है। वह समुद्र में जल का नियमित रूप से भारी मात्रा में वाष्पीकरण होता है, किंतु लवणीय पदार्थों का वाष्पीकरण न होने के कारण यह समुद्र में नियमित रूप से बने रहते हैं, इसलिए समुद्री जल लवणता निरंतर बढ़ती रहती है, वो बनी रहती है। अगला है, जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, कारण बताइए। इसका कारण क्या हो जाएगा? मनुष्य की क्रियाकलापों से काफ़ी मात्रा में जल प्रदूषित हो रहा है। दूसरा कारण हो जाएगा, औद्योगिकों से निकलने वाले रसायन युक्त जल के विभिन्न जलाशयों में मिलने से जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। व घरों से निकलने वाले प्रदूषित जल के विभिन्न जलाशयों में मिलने से जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। अगला है, सही उत्तर चिन्हित करें। पहला है, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है, वह महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता है, उसे कहते हैं जल चक्र। इस पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरे के पहले का जल चक्र। अगला है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। गर्म धाराएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? भूमध्य रेखा के निकट। तो इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा के निकट। तीसरा है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना व गिरना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ज्वार भाटा। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर क्या है? विशालतम झील। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विशालतम झील। ज्वार भाटा जल में आवधिक चढ़ाव व उतार। सुनामी, तीव्र भूकंप तरंगे। और महासागरीय धाराएं निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जल धाराएं। फिर आओ खेले वाला जो प्रश्न है ये आप खुद कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इसी प्रकार आगे पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। धन्यवाद।